हो, किस इज्म को मानने वाले हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सुखधर्मी हैं, आप सुखी होना चाहते हैं, आप समृद्ध होना चाहते हैं, आप सम्मान चाहते हैं, आप विश्वास चाहते हैं। बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं दुनिया के हर आदमी के बारे में, जॉर्ज बुश से लेके बिन लादेन तक। ये पहली बार इस बात पे मेरा ध्यान गया, छोटी सी बात है लेकिन ध्यान गया। और इससे बहुत बड़ी घटना हम लोगों के अंदर हुई कि अच्छा ये एक रास्ता दिखाई देता है भैया, अब शिक्षा में क्या करना है कुछ कुछ स्पष्ट हो रहा है। निरपेक्ष आत्मविश्वास एक बार बच्चे में आ जाए, हुनर सीख लेगा। आज अंग्रेजी है, कल फारसी थी, परसों संस्कृत थी, ठीक, कल कुछ और हो सकता है, हिंदी पूरी दुनिया में छा सकती है, ठीक, सीख लेगा। आज भी हिंदी 2 नंबर की भाषा है दुनिया में, पहली भाषा चीनी, दूसरी भाषा हिंदी, तीसरी भाषा अंग्रेजी है, पर उसने हुआ ऐसा जमाया हुआ जैसे पहले नंबर की भाषा वो हो। असलियत तो ये है ना, चीनी 1 नंबर में, 2 नंबर में हिंदी बोलने वाले, 3 नंबर में अंग्रेजी बोलने वाले। तो हो सकता है हमारा भी कभी नंबर आए, मैं कोई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, खाली एक बात कह रहा हूं। तो ये तो सीख लेंगे ना, जैसा मौसम होगा, जैसा वैसे कपड़े पहनते हैं, तो जैसा चलन होगा वैसे हम सीख लेंगे। लेकिन समझ जो है वो टिकाऊ चीज है, वो हमेशा रहने वाली चीज है, वो बदलती नहीं है। तो ये बात हम लोगों को उस पहले शिविर में समझ में आई, और यहां से हम लोगों की एकदम अलग तरह की यात्रा शुरू हुई, जिसमें हमने बहुत सारे फिर काम किए हैं। और उन कामों को संक्षेप में अगर आपके सामने रखूं तो ये मैं कहूंगा एक बुनियादी परिवर्तन जो हमारे अंदर आया वो ये आया, हम लोगों को समझ में आया शब्द और अर्थ बिल्कुल अलग अलग वस्तुएं हैं। ये बहुत बड़ी बात, घटना हमारे अंदर घटी कि भैया शब्द है, शब्दों से ही हम संप्रेषित करते हैं, लेकिन उसके पहले अर्थ है, उसके भी पहले कोई वस्तु है। तो एक वस्तु है, एक वास्तविकता है, रियलिटी है, उसका अर्थ है, और उस अर्थ को मैं आप तक पहुंचाने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं। वो शब्द छत्तीसगढ़ी का भी हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है, अंग्रेजी का भी हो सकता है, बंगला का भी हो सकता है। ये शब्द स्थानीय होते हैं, बदलते रहते हैं, इसमें कोई स्थायित्व नहीं है, पर अर्थ और वस्तु स्थायी है। और मुख्य बात वो है, तो मैंने कुछ कहा, आपने कुछ सुना शब्द रूप में, तो वैसे ही सुना, पर वो शब्द का फिर आप अर्थ निकालते हो। ये काम आप करते हो, मैं करता हूं अपने अंदर। ये जो अर्थ हम निकालते हैं, मेरे बोले हुए अर्थ से अगर मैच ही नहीं करे तो संप्रेषणा कैसी हुई? हुई नहीं। आप कुछ और मान रहे हो, मैं कुछ और कह रहा हूं, और फिर हम लोगों को लगा आधे से ज्यादा झगड़े तो इसी बात पे होते हैं। पति बोलता है, पति बोलती है कि नहीं आप क्या बोल रहे हैं, नहीं वो मेरा अर्थ नहीं था, पर आपने कहा ना, आप तो ये कहे, अरे मेरा अर्थ कुछ और था, नहीं पर आप ये कहे। शब्द को लेके झगड़ा, अर्थ तक हम जाते ही नहीं। और स्कूल में भी यही हो रहा है, सारा का सारा मामला शब्दों तक है, अर्थ तक हम जाते ही नहीं। तो एक घटना यह घटी कि हम लोगों को शब्द और अर्थ का भेद बहुत साफ हुआ, और इससे फिर एक और बहुत और भी उत्तम बात हुई कि देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका अभी तक क्या है, चाहे वो स्कूल हो चाहे यूनिवर्सिटी हो। मैं ये मानता हूं कि मोटा मोटी पढ़ाने का तरीका, मोटा मोटी हर जगह हो ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर क्या है उसका अगर जुल्मे में कहा जाए तो वो है CAT, कैट माने बिल्ली। ये तरीका है पढ़ाने का। क्या मतलब इसका? हम बच्चे को बोलते हैं CAT, कैट माने बिल्ली। C बच्चा नहीं जानता, तभी तो बोल रहे हैं CAT, कैट माने बिल्ली। बच्चा C नहीं जानता, वो आकृति C नहीं जानता, ध्वनि C भी नहीं जानता। C की आकृति, C की ध्वनि बच्चा नहीं जानता, A नहीं जानता, T नहीं जानता, उसके बाद कैट भी बच्चा नहीं जानता। संभव है, मुमकिन है कि बिल्ली शायद वो जानता हो, यह भी मुमकिन है कि बिल्ली भी नहीं जानता, क्योंकि अपनी भाषा में बिल्ली को कुछ और कहता है वो। तो हमारा पढ़ाने का तरीका है फ्रॉम अननोन टू नोन।
जो हम नहीं जानते उससे हम शुरू करते हुए बच्चे को नोन तक ले जाने की चेष्टा करते हैं, शायद कहीं भी वो भी नहीं करते, बीच में ही गाड़ी रुक जाती है। इस पे ध्यान दीजिए। गणित भी ऐसे ही पढ़ाई जा रही है, भूगोल भी ऐसे ही पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री भी ऐसे ही पढ़ाई जा रही है। मैं कहता हूं हर चीज, केमिस्ट्री फिजिक्स भी ऐसे पढ़ाई जा रही है। कभी कभी कनेक्शन हो जाता है, अच्छा है, ज्यादातर कनेक्शन नहीं बैठता। जो असल है, जो वो जानता है, उससे जो आप पढ़ा रहे हैं उनका कनेक्शन नहीं बैठता ज्यादातर, कभी कभी बैठ जाता है। तो हम लोगों ने पहली बार ये काम शुरू किया कि हम नोन से अननोन की ओर जाएंगे, माने वस्तु से अर्थ, अर्थ से शब्द। तो क्या तरीका किया कि भाई बच्चा ये पूछो उससे, छोटे बच्चों से पूछो कि आप क्या क्या जानते हो। हजारों चीजें जानता है एक छोटा बच्चा भी। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं जानता। वो जानवरों के नाम जानता है, वो पेड़ों के नाम जानता है, वो पत्थर जानता है, वो मिट्टी जानता है, हवा जानता है, पानी जानता है, रिश्ते जानता है, माँ बाप भाई बहन, बहुत सारे रिश्ते जानता है, बर्तनों के नाम जानता है, फर्नीचर के नाम जानता है, बहुत कुछ जानता है छोटा बच्चा जो स्कूल नहीं गया वो भी। उसी से हम शुरू करें, नोन से अननोन। और अगर वो कहे ये बिल्ली है, तो बिल्ली को भैया अंग्रेजी में कैट कहते हैं। अब उसके लिए अंग्रेजी जो है मुश्किल चीज नहीं होगी, एक संबंध खड़ा होता है। जो वो जानता है उसी पे आपने उसको एक नाम दे दिया। भाई कैट एक नाम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बंगला में कुछ और बोलते हैं, पंजाबी में कुछ और बोलते हैं, अंग्रेजी में कैट बोलते हैं। उसी बिल्ली को जिसको तुम जानते हो, उसी पेड़ को जो तुम जानते हो, उसको ट्री बोलते हैं अंग्रेजी में। और कैट को अंग्रेजी में इन तीन चीजों से लिखते हैं। ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ मान्यताएं ही हैं। हमने मान लिया ये सी है, हमने मान लिया ये ए है, हमने मान लिया ये टी है। माना ही तो है, उसमें क्या है भाई, कुछ और भी मान सकते थे। उसी सी को हिंदी में स और ई की मात्रा से लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने पढ़ाई को परिवर्तन करने की चेष्टा की, उसको सीधा करने की, उल्टी को सीधा करने की। हम गणित भी ऐसे पढ़ाते हैं, हम भूगोल भी ऐसे पढ़ाते हैं। आपको उदाहरण देता हूं। हिंदुस्तान का नक्शा है, उसमें गंगा नदी है, दिखाते हैं। गंगा हिमालय से निकलकर होते 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 बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऊपर से आती है, उत्तर से आती है, दक्षिण पूरब में चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये हम दिखाते हैं। अगर बच्चे से ये पूछा जाए पानी कहां से कहां बहता है, बताओ, हर बच्चा जानता है। आपका प्रश्न ना समझे अलग बात है, पर हर बच्चा जानता है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। वो स्कूल न गया हुआ भी बच्चा जानता है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। अब आप बच्चे को यह कहें कि भैया ये ऊपर से नीचे पानी बहता है, ठीक बात है। ये नदी कहां से कहां बह रही है? उत्तर से लेके दक्षिण होते हुए पूरब की ओर बह रही है गंगा। तो अब बताओ, हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का जो ढाल है जमीन का, वो कैसा होगा? वो बच्चा खुद बोलेगा उत्तर में ऊपर होगा, दक्षिण में नीचा होगा, पूरब में नीचा होगा। और फिर आप उसको ये कहें कि कोई भी नदी अब दुनिया में तुम देखोगे कहीं भी, तो तुम ये क्या पता कर सकते हो कहां ऊंचा है कहां नीचा है? कर सकता है। तो हमने कुछ सिखाया नहीं उसको, हमने सिर्फ ध्यान आकर्षण किया। जो वो पहले से जानता है उस पे जो हम कर रहे हैं उसको कनेक्ट कर दिया, उसको उसके साथ जोड़ दिया। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने लगी, क्योंकि अब बच्चे में ये एक विश्वास हुआ कि मैं जान सकता हूं। कोई भी नक्शा देखूंगा, कोई भी नदी देखूंगा, मैं जान सकता हूं कहां ऊंचा है कहां नीचा है। कोई भी दुनिया की नदी देखूंगा, क्योंकि समुद्र की ओर जाने वाली नदी सबसे नीची और जहां से आ रही है वो ऊंचा। इतना ध्यान उसको दिला दिया, अब वो उसको सारी नदियों के बारे में एक चीज का पता चल गया। इसी तरह गणित, उदाहरण देता हूं, अनुपात हम सिखाते हैं बच्चों को, जोड़ सिखाते हैं बच्चों को। तो एक बार हम लोग ये करते हैं, हम बोले भाई 4 और 5 जोड़ सकते हो? बच्चा बोलता हां 9। फिर हम बोलते हैं 4 गधे और 5 घोड़े जोड़ो। तो अब बच्चे चुप,
सोचो, 4 गधे और 5 घोड़े को जोड़ो। तो थोड़ी देर बाद कोई एक बच्चा धीरे से बोलता है 9 जानवर। तो अब हमारा प्रश्न होता है, तुमको जानवर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी तक तुम 4 और 5 9 बोल रहे थे। जैसे ही मैंने कहा 4 गधा 5 घोड़ा, तो तुमको 9 जानवर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बोल के हम 5 मिनट उनको समय देते हैं सोचने के लिए, क्योंकि खुद का दिमाग चलना चाहिए। सब कुछ हम बता देंगे तो होगा। तो अब वो उसके अंदर कुछ घटता है, कोई जवाब शायद नहीं आए, लेकिन फिर आप वो कब कोई बच्चा ये भी बोलेगा भाई गधा भी जानवर है, घोड़ा भी जानवर है, इसलिए 9 जानवर, यहां तक आ जाता है। पर इसको फिर हम लोग आगे एक्सपैंड करते हैं कि देखो, हम समान वस्तुओं को ही जोड़ सकते हैं, हम गैर समान वस्तुओं को जोड़ ही नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं जोड़ सकती। तो अगर गैर समान वस्तुएं हैं तो पहले समान करो फिर जोड़ो। तो 5 कटोरी और 4 गिलास जोड़ना हो तो बर्तन में समानता है। दोनों कटोरी और गिलास दोनों बर्तन हैं, पर बर्तन के अलावा भी कुछ और है। वो जो और है, जो विभिन्नता है, भिन्नता है, उसको हटा दो, जो समानता है उसको जोड़ दो। ये बात बच्चे को बिल्कुल समझ में आती है, 3री कक्षा के बच्चे को समझ में आती है, और ये हमने कॉलेज तक नहीं समझी थी। मैं इंजीनियरिंग में जब गया तब जाकर मुझे इकाई क्यों लिखनी पड़ती है फिजिक्स के सम के बाद, ये तब तक ठीक से क्लियर नहीं हुआ। लिखनी पड़ती है, क्यों लिखनी पड़ती है, क्लियर नहीं था। 0 मिल रहा है, इकाई नहीं लिखी, ये तो समझ में आ गया, सतर्क हो गया कि इकाई लिखना होगा उसके आगे, मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या वो जो भी होगा। लेकिन क्यों है, इस छोटी सी बात हमारे साथ कभी हुई नहीं। यह विद्या की देन है कि हम इसको कर पाए। ये सब फैलाया हम लोगों ने, लेकिन वही मुख्य बात है, वस्तु मुख्य है, अर्थ मुख्य है, जो हिलता डुलता नहीं है। सच्चाई एक है। तो एक ये गणित का आपको उदाहरण दिया, एक भूगोल का उदाहरण दिया। इसी तरह हमने इसमें इतिहास में भी हम लोगों ने इसका एक अनुपात का मैं आपको प्रयोग और बताता हूं। हम लोगों ने सोचा ये अनुपात अगर वास्तविकता है, अगर कुछ है इसमें, तो हमको सिखाना आना चाहिए, इसको ठीक से समझा सके, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये काम किया, बच्चे से पूछते हैं, हमारे गांव के बच्चे हैं तो सभी घर में कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों से पूछा, तुम चाय बनाना जानते हो? हाँ जानते हैं। चाय में क्या पड़ता है? तो बच्चा बोलता है भाई दूध पड़ता है, पानी पड़ता है, पत्ती पड़ती है, चीनी पड़ती है, 4 चीजें पड़ती है। ठीक, तो तुम 2 कप चाय बना सकते हो? बोला हाँ बना सकता हूं। ठीक, 2 कप चाय बन गई? बन गई। दिमाग में थॉट एक्सपेरिमेंट। अब आप 10 कप चाय बना सकते हो? हाँ बना लेंगे। तो 10 कप चाय में और 2 कप चाय में क्या अंतर होगा? चीनी, दूध, पत्ती और पानी में सबकी मात्रा बढ़ जाएगी। ये बच्चा जवाब देता है, हमको पता है वो यही जवाब देगा, पर फिर भी हम पूछते हैं, क्योंकि प्रश्नों का उपयोग बड़ा जरूरी है शिक्षा में। इस पे भी हम लोगों ने कुछ काम किया, उसकी बात बाद में कर सकते हैं हम लोग, कि प्रश्न का उपयोग कैसे हो। तो हम ये प्रश्न पूछते हैं कि 10 कप चाय में पानी बढ़ेगा कि घटेगा, जानते हुए कि क्या जवाब है, पर फिर भी पूछते हैं। तो बच्चा बोलता है, क्योंकि ध्यान आकर्षण करवाना है, तो बच्चा बोलता है पानी बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा, चीनी बढ़ेगी, शक्कर बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। ठीक, 10 कप चाय और 2 कप चाय जो तुमने पहले बनाई, क्या यह संभव है कि 10 कप चाय का स्वाद और 2 कप चाय का स्वाद एक जैसा हो? यह क्या संभव है? बोले हाँ संभव है। 10 कप चाय का स्वाद ठीक वैसा ही हो सकता है जैसा 2 कप चाय का। ठीक हो गया। तो अब यह बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है 10 कप चाय में और 2 कप चाय में जो एक जैसी है, जो बदली नहीं? स्वाद नहीं बदला तो कुछ और भी होगा जो नहीं बदला। सोचो इसके बारे में। सोचता है, जवाब नहीं देता, लेकिन हम 2-3 मिनट उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका दिमाग उस तरफ जाने लगता है, उसका इंटरेस्ट हो जाता है और उधर जाने लगता है। फिर हम लोग बोलते हैं देखो जो नहीं बदला वो है इनका आपस में संबंध, इन चारों चीजों का, दूध, पानी, चीनी और पत्ती का संबंध जो है 2 कप में भी वैसा ही है जैसा 10 कप में है। और इसको गणित की भाषा में हम अनुपात कहते हैं।
तो अब अनुपात पढ़ाएंगे। मैं बोलता हूं चमत्कारिक फर्क आया ऐसे पढ़ाने के बाद। एक तो उनका इंटरेस्ट हुआ, दूसरा वो खुद उसको महसूस करने लगे, जो अभी तक एकदम एब्स्ट्रैक्ट कोई चीज थी, जो कहीं दूर थी। तो इस तरह के हम लोगों ने काम शुरू किए विद्या को करने के बाद, कि कैसे हम जो है वहां से शुरू करके, और जो बच्चा जानता है वहां से शुरू करके उसको वहां ले जाएं जहां वो अभी तक नहीं पहुंचा था, हम पहुंचवा दें उसको। इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, सब में हो गए हों ऐसा मैं नहीं दावा करता, कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ निकल जाता है। इतिहास में भी एक प्रयोग किया, क्योंकि मेरी अपनी मानना थी कि इतिहास बच्चे पढ़ते हैं पर उनको समझ नहीं आता, पढ़ क्यों रहे यार, आखिर फायदा क्या है इसका। कोई राजा किसी से लड़ा, कोई कहीं कुछ हुआ, हमारा उससे क्या लेना देना। पढ़ते तो हैं, कुछ लोग रुचि भी लेते हैं, लेकिन उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने उस पर एक प्रयोग किया। उसके पीछे हम लोगों का मकसद ये था, उद्देश्य ये था कि ये समझ पाए कि ये जो इतिहास है इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है। तो हम लोगों ने ये उसमें बताने की चेष्टा की एक प्रयोग के द्वारा। हमने प्रयोग ये किया, बच्चे से ये पूछा कि क्या तुम्हारे घर में, क्योंकि गांव है तो हमारे लिए सुविधा इसमें यह है कि गांव में प्राय सबका रहन सहन एक जैसा है, सभी घरों में एक ही जैसा खाना, करीब करीब एक जैसी बात। तो हमने एक बच्चे से पूछा, मतलब सभी बच्चों से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसी एक चीज तुम बता सकते हो जो तुम करते हो जो तुम्हारे पड़ोसी के घर से भिन्न होती हो, कोई खान पान, कोई और चीज। ज्यादातर बच्चे कोई ना कोई ऐसी चीज का नाम बताते हैं जो खाने से संबंध होती है, कि हमारे घर में ये चीज बनती है जो हमारे पड़ोसी के घर में नहीं बनती, खाने की चीज। तो फिर हम दूसरा होमवर्क उसको ये देते हैं कि तुम पता करके आओ, घर में पूछ के आओ कि ऐसा तुम्हारे यहां क्यों होता है, पड़ोसी के यहां नहीं होता, तुम्हारे यहां ही क्यों होता है। बच्चा जाता है, दूसरे दिन आता है और बोलता है मेरी मां कहती है कि ये खाना उसके घर में बनता था शादी होने से पहले, और जब वो शादी होके इस घर आई तो उसने यहां भी बनाना शुरू कर दिया, या उसकी भाभी या और कोई। तो ये इधर शुरू हो गया उस दिन से। तब हम कहते हैं ये है इतिहास, कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति तुम्हारे गांव में आए और वो जानना चाहे कि तुम्हारे यहां ये खास क्यों हो रही है, उसके यहां क्यों नहीं हो रही, तो उसको अगर इसको तह में जाना होगा तो उसको पीछे मुड़ के देखना होगा। तो वो शादी की घटना एक घटी, उस घटना ने ये चीज तुम्हारे जीवन में आ गई और आज तुम उसको खा रहे हो। तो तुम्हारा आज का संबंध तुम्हारे पीछे से है। ये बच्चे को बात समझ में आ जाती है। तो हम कहते हैं हम लोग पैंट क्यों पहनते हैं भैया बताओ, तो फिर थोड़ा मखौल तो होना चाहिए। तो फिर बच्चे को समझ में आ जाता है कि भैया अंग्रेज 200 साल राज किए तो हम पैंट पहनने लगे, और तो कोई तरीका नहीं है। कोई बाहर का आदमी आए मंगल ग्रह से और वो देखे कि यार सब जगह अपनी पोशाक पहनते हैं, यहां इन देशों में अलग पोशाक क्यों है, उनके देश की पोशाक यहां क्यों है, तो उसको इतिहास में देखना होगा कि 200 साल राज किए, उनको हमने सुपीरियर माना, हमने उनकी नकल की, इसलिए हम पहनते हैं। फिर हम बच्चे से पूछते हैं मान लो तुम इंग्लैंड में राज किए होते 200 साल, तो अंग्रेज क्या पहनते होते, तो आसानी से बोलता है वो धोती लुंगी पहने हुए दिखाई देते। तो समझ में आती है बच्चे को बात कि इतिहास का संबंध हमारे आज से कैसे है, हमारे रहन सहन से, ये बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। और फिर हम उसको अपने गांव का इतिहास वगैरह वगैरह करवाते हैं। तो स्थानीय परिवेश को ठीक से वो समझे कि मेरे गांव का भी इतिहास है, मेरे गांव का भी भूगोल है, मेरे गांव में भी बारिश होती है, मेरे गांव में भी सूरज उगता है। वो कब उगता है, वो पड़ोस के गांव में सूरज 6:01 पे उगता है, लेकिन मेरे गांव में 6:03 पे उगता है। पहाड़ है, अलग अलग समय उगता है। तो ये मेरा सूरज है, ये सूरज मेरा है, 6:03 पे मेरे गांव में दर्शन देता है मुझे। तो ये इस तरह की कई चीजें हम लोगों ने की हैं जिससे कि
उसके पीछे सूत्र एक ही है, वस्तु, वस्तु से अर्थ, अर्थ से शब्द, न कि शब्द से वस्तु की ओर जाना। एक ये काम किया। और टीचरों के लिए हम लोगों ने कुछ मुद्दे बनाए हैं जिसकी चर्चा अगर समय मिलेगा तो अपने करेंगे। उस पे हम लोगों ने कुछ काम किया है। जैसे प्रश्न, हम लोगों को लगता है प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ध्यान आकर्षण की। दूसरा काम हम लोगों ने ध्यान आकर्षण पे ही किया है। ये ध्यान आकर्षण में आखिर चीज क्या है, इस पे काम किया है। तीसरा काम हम लोगों ने मूल्य पे किया है और मूल्यांकन पे किया है, और आरोपित मूल्य और निहित मूल्य, उसका भेद स्पष्ट किया है। और चौथी चीज हम लोगों ने की है कि विषय और वस्तु का अंतर समझ में आएगा, ये टीचर्स के लिए। इस तरह के कुछ मुद्दों पे हम लोगों ने कुछ काम किया है, जो हम लोग, जो वहां पे शिक्षक आते हैं हमारी संस्था में, उनके साथ शेयरिंग करते हैं, बांटते हैं, और ऐसे चलता है। तो 8 बजने वाले हैं, मैं यहां एक बार बंद करूं। मुझे माफ करेंगे, मैं मतलब एक तरफ बोला करीब 1.5 घंटे, तो शायद आप लोगों को थोड़ी थकान लगी होगी, मुझे नहीं मालूम। खाने में जब तक बेल बजती है तब तक जितनी बात आपने कही है उसमें से आप कुछ पूछना चाहते हो, कहीं आप पवन जी, एक गणित में आप बता रहे थे, बस ये इंग्लिश पढ़ाने का गणित में है, जैसे आपने अनुवाद को गाइड दीजिए। धन्यवाद। पवन जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे ढंग से जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से, हमारी ओर से। ये आपने अनुपात को बहुत अच्छे ढंग से लिया, इतिहास को लिया। मैं चाह रहा था जब भी हम लोग ट्रेनिंग वगैरह में जाते हैं या जैसी जनरली बात आती है, ये भिन्न में हम लोग उलझ जाते हैं। ये 5/3 जैसे है तो उसको 1 से ही 1 बटा, ऐसा जब बताते हैं 1 से ही 2/3 हुआ, तो उसको कैसे अपन क्लियर करेंगे? थोड़ा सा आप ऐसा कोई नया आपने किया हो तो हमारे इसमें बताना। धन्यवाद। पहले प्रश्न ले ले या एक बार ऐसे करते हैं, हाँ, प्रश्न शेयर हाँ, करें। हाँ, 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 एक सेशन में बैठ के हाँ। पवन जी, जो आपने वस्तु से अर्थ से शब्दों को लिया है, वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक परिवर्तन लाएगा स्कूल में, कक्षाओं में। मेरा जो कहना है कि ये वस्तु से अर्थ और अर्थ शब्द को जो देने वाला है वो शिक्षक, जिसको लेकर आज आपने 1.5 घंटे तक अपनी वार्ता की है, उसको प्रेरित करने के लिए कौन कौन से उपाय आपके द्वारा किए गए हैं या आप लोगों ने किया है सर? वो जरूर को प्रेरित जी सर, जी सर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये मैं चाहूँगा कि इसको जरूर ध्यान दें सर। आपने से कोई एक प्रश्न को नोट कर, हाँ वो मैं कर लेता हूँ। पाठ्य वस्तु जो है, एक मिनट, जो पाठ्य वस्तु है विभिन्न कक्षाओं की, उसमें किस तरह के परिवर्तन की क्या आवश्यकता है या नहीं है, ये मैं जानना चाह रहा था। पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु में किसी प्रकार परिवर्तन की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही है आपके द्वारा या नहीं? और जिसको आपने नोट कर लिया होगा, शिक्षक को जो प्रेरित। जी, थैंक यू सर। पवन जी, आपके बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन के बाद वाकई बहुत ही सराहनीय ये प्रेजेंटेशन था आपका। आपकी संस्था बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही है। जिन मान्यताओं के साथ आपने अपनी संस्था की शुरुआत की थी, जो 2-3 आपने मान्यताएं बताया आपने कि आमतौर पे बच्चे, ये हम लोग मान के चल रहे थे कि विलेजर्स बैकवर्ड होते हैं वगैरह वगैरह। 3 मान्यताएं आपने कहा कि स्कूलिंग इज ओके, जो भी चल रहा है जैसा पहले था। क्या आपके इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपने कोई इम्पैक्चुअल स्टडी किया, कोई कंपैरेटिव स्टडी किया? आपके द्वारा संचालित जो संस्थान है वहाँ के बच्चे और दूसरे दिगर जहाँ पे ऐसी पद्धति लागू नहीं है, तो उसमें क्या सिग्निफिकेंट रिजल्ट आपने अंतर क्या पाया? और वो टीचर्स में भी ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में और टीचर्स में को तो आपने स्पष्ट किया बहुत हद तक,
बच्चों में क्या अंतर पाया आपने, जो उसका इवोल्यूशन किया आपने, तो उसमें क्या अंतर पाया? और एक चीज और, जो हम लोगों ने जो शुरुआत की थी यहाँ से, बहुत बढ़िया आपने रिवोल्यूशन किया कि उस समय भी एक्सेस का प्रॉब्लम नहीं था शायद हिंदुस्तान में स्कूलिंग का। महात्मा गांधी ने जो जहाँ से शुरुआत की थी कि 100 साल पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, क्या आप नहीं मानते कि महात्मा गांधी जैसे लोग जिन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी मायने में यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम से प्रभावित होकर ही उन्होंने जो फेयरलेसनेस का जो कॉन्सेप्ट पाया था, या जो नेहरू जी ने जो बोल्डनेस आया था, ये सतही तौर पे छोटी बात लग सकती है, किंतु क्या आप ऐसा नहीं मानते कि साउथ अफ्रीका और अनटू द लास्ट और जो नेहरू का भी जो इंग्लैंड प्रवास था, इससे प्रभावित होकर उनमें फेयरलेसनेस नहीं आया? क्या मात्र अपने परिवेश से स्टार्ट करके हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ऊंचा कर सकते हैं? और एक चीज और, लैंग्वेज एक और पवन जी, अभी लैंग्वेज टीचिंग के ऊपर नोम चॉम्स्की का जो ये सिद्धांत है कि बच्चा 9 साल 10 साल की उम्र तक एक साथ शायद 50 भाषाएं सीख सकता है एक साथ, और बड़ी कॉम्पिटेंसी के साथ सीख सकता है। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे हम लोग। जो नोन टू अननोन, इट्स एक्सीलेंट आइडिया, बट क्या भाषा सीखने में भी नोन टू अननोन कारगर है? पवन जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपका बच्चों के साथ और शिक्षकों से जीवंत संबंध है। दरअसल आपने सब प्रयोग किए हुए हैं, तो शिक्षकों में जो भी शिक्षक जो बच्चों को दे रहा है, जो आपके संस्था के शिक्षक हैं, आपको क्या लगता है कि शिक्षक में कमिटमेंट उसकी प्राथमिकता है या उसकी ट्रेनिंग पहले प्राथमिकता है? क्योंकि हम इससे जूझ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी ट्रेनिंग देने के बावजूद ऐसा कौन सा कारण है कि वो बच्चों तक सीधा सीधा नहीं पहुंच रहा है। और दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के स्कूल आपने देखे होंगे शायद, यहाँ से बिल्कुल वो कोई फर्क नहीं। मैं जानना चाहूँगा कि शासकीय शिक्षकों में क्या कुछ ऐसा करके जो आपने अपने शिक्षकों में कमिटमेंट डाला है, क्या हम डाल सकते हैं क्या? क्योंकि हमारी चिंता प्राथमिक तौर से इसी बात की है, हम शायद यहाँ इसलिए भी बैठे हैं। सर, मैं सबसे पहले तो आदरणीय पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि उन्होंने आज अपने इस महत्वपूर्ण सेशन में कई रहस्य उद्घाटन किए हैं। हमें मालूम ही नहीं था कि अंग्रेजों के आने के पहले भी हमारे इतने सारे स्कूल थे, जो आपने अलग अलग उदाहरण दिए, कुछ लोगों के नाम लिए जिनकी रिपोर्ट से ऐसा पता चलता है। निश्चित तौर पर पहले की तुलना में आज की परिस्थिति को हम पिछले इतिहास को देखें तो वर्तमान स्थिति का अवलोकन करने के बाद जो चीजें हमारे को परोसी गई हैं, जिसके कारण हम यहाँ पर खड़े हैं, आप लोगों ने जीवन शिक्षा को बहुत नजदीक से देखा है। तो अब आज की परिस्थितियों में पुराने इतिहास को मद्देनजर रखते हुए इन जीवन मूल्यों को किस प्रकार के टूल्स में हम पिरोकर शामिल करें, कौन सी शिक्षा हम प्राथमिक स्तर पर दें और कौन सी शिक्षा हम उच्च स्तर पर दें, ऐसी कोई कार्य योजना आप लोगों ने सोची है और उसको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम किस प्रकार कर सकते हैं? यदि ये बात हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस सेशन की। पवन जी, मेरा प्रश्न ये है, आपने ये बात कही स्कूल और घर की दूरी बढ़ी, संसाधनों के संबंध में आपने से बताया कि थोड़ा अंतर हो जाता है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, बहुत ज़्यादा स्कूल और घर के परिवेश में अंतर नहीं है, उसके बावजूद ही बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, समस्या छत्तीसगढ़ में है। दूसरी चीज़ जो आपने अपने समस्या में चिन्हित किया कि गांव वाले ऐसा मानते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं स्कूल जाके, और ये बात यहाँ पर भी है, लेकिन इसका समाधान आपने नहीं बताया, तो इसका समाधान हमको चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी समस्या है। पवन जी, हम ये जानना चाहेंगे हम ये जानना चाहेंगे, अंग्रेजों ने जो अपना रिपोर्ट दिया कि सब उस समय में 100 साल पहले उस समय के कि सभी जगह स्कूल थे, तो क्या उस समय की जो शिक्षण पद्धति और वैल्यूज को आपने फॉलो करके अभी अडॉप्ट किया, या आपका ये बिल्कुल ही नया प्रयोग है? उस समय क्या थे, हमारा अंग्रेजों के शासन के बाद हमारा पद्धति परिवर्तित हुई और आज जो हम ये देख रहे हैं, तो उसमें क्या आप उसमें आपने क्या किया? ठीक।
मैं एक बात ये जानना चाह रहा था कि आपने जो शुरुआत में बात की कि हम 100 साल पहले ज्यादा शिक्षित थे, तो वर्तमान में क्या हम शिक्षा दे रहे हैं कि लोगों को शिक्षित कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, वर्तमान पाठ्यक्रम में ऐसी क्या क्या कमी है कि हम सिर्फ उनको अंकों और शब्दों का ज्ञान करा पा रहे हैं, शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं? उन कमियों को क्या आपने आइडेंटिफाई किया है? और यदि उन कमियों को आपने आइडेंटिफाई किया है तो उन कमियों को दूर करने के ऐसे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? यदि उन उपायों की जानकारी हो जाए तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में हम उसको क्रियान्वित करने के लिए कृत संकल्पित हो सकते हैं। आखिरी हेलो, पवन जी, संभवतः फर्स्ट एंड लास्ट होगा। और कोई है क्या इधर? ऐसा क्या? अरे क्या बात है, मैं तो ऐसी छेड़ा था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले जो शिक्षक थे, आज से मतलब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे बाप दादा लोग पढ़ते थे तो बताते थे कि मतलब शिक्षक का कितना मतलब सम्मान गांव में हुआ करता था। आज की परिवेश में देखें तो शिक्षक, अब क्या बोले, बच्चे ना कोई उनका वैल्यू करते हैं ना कोई इज्जत करते हैं। तो ऐसा क्या इनका मतलब मूल्यन हुआ है? इस दिशा में क्या आपने कोई काम किया है? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसमें इनको बताना पड़ेगा कि आज आप क्या हैं। हम कोर्स बदल दें, सब बदल दें, मगर इनको जब तक नहीं बदलेंगे तो इस दिशा में। दूसरा, गांव और शहर की बात कर रहे हैं अपन, तो इस दिशा में भी क्या इस टाइप का कुछ काम हुआ है कि जिससे गांव से लोग ज्यादा इधर ना आए, ऐसा कुछ? क्योंकि आज ही अपन देखें, जैसे अभी वहाँ डीपीआई की बिल्डिंग बन रही थी, एकीकृत शिक्षा सदन, तो वहाँ जितने लोग गांव से आए थे उनके साथ बच्चे लोग भी आए थे। तो स्थिति ये थी कि कोई ना पढ़ते थे और हम लोग आते जाते देखते थे, तो हम लोग बार बार दिमाग में स्ट्राइक होता था क्या हो रहा है यार, ये यहाँ भवन बन रहा है शिक्षा सदन और बच्चे घूम रहे हैं ऐसी। तो कुछ एक दो लोगों को बोले अधिकारियों को, तो फिर उन लोगों को अलग से रात को एक क्लास चलता था। यहीं देखें अपन बाहर में, अब थोड़ा सा रायपुर से लगा हुआ एरिया है, यहाँ पे भी हमारे जो कुछ मित्र आए हुए हैं, आसपास गांव में जाके देखे तो यहाँ भी 40-50 लोग मिल गए जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा शहरी कल्चर में आ तो रहे हैं मगर ठीक से जुड़ भी नहीं पा रहे हैं लोग। तो इस दिशा में भी कुछ किया होगा आपने तो? जी पवन जी, ये है आपका जो ये संस्थान है, क्या पूरे उत्तरांचल में चल रहा है या कुछ लिमिटेड एरिया में आप चला रहे हैं या कुछ ही संस्थाओं में चला रहे हैं? मान लीजिए आपके संस्थान में हम जाके देखना चाहें तो क्या उसका कोई है आप? सबको जाना चाहिए, टीम बना के जाना चाहिए। सर हेलो सर, मैं एक प्रश्न बतौर उदाहरण पूछना चाहूँगा। दक्षिण बस्तर के एक गांव में 50 के दशक की बात है, उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था लेकिन फिर भी मैं जानकारी रखता हूँ। उस गांव में तकरीबन 150 से 200 लोग प्राथमिक शाला में पढ़ने आते थे। पिछले 2 वर्ष पहले की स्थिति ये थी कि वहाँ 20 बच्चे भी पढ़ने नहीं आते थे, और आज की स्थिति तो ऐसी है कि पूरा गांव ही खाली हो गया है। तो इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है? पहले बताओ कि फ्लड अफेक्टेड एरिया है वो पहले बताइए, पहले तो इलाके के बारे में बताना पड़ेगा ना। नक्सलाइट्स का प्रभाव तो सर पिछले कुछ सालों से है, लेकिन मैं तो बात 1950 की कर रहा हूँ। अभी जितनी बातें हुई हैं, सोचता हूँ ये बहुत सुंदर संयोग रहा, क्योंकि शिविर के दौरान इस तरह की बहुत सारी बातें आती रही कि शिविर जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से हमारी अपेक्षाएं बन रही हैं उसमें हम कुछ रूबरू हो पाते और ये संयोग बना।
जिस तरह से आपने कुछ बातें आपसे शेयर की हैं, उस तरह से अनुराधा दीदी ने इस तरह का कुछ डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह के कुछ प्रयोग बहुत सारे विद्यार्थियों के, शिक्षक और बच्चों के साथ भी किए हैं। तो हम लोग भोजन करने के बाद फिर एक बार बैठेंगे, एक बार उनको भी जो प्रश्न आपने किए हैं उन पर कुछ शेयरिंग करेंगे और उनको कुछ शेयरिंग करेंगे। फ्यूचर में हो सकता है एक बार मसूरी ही चले। बिल्कुल